नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे प्रोग्राम में। और आज है डेट 23 सितंबर। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आगे बढ़ने का राज है शुरुआत करना। यानी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरी है शुरुआत करना। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को, जो था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ऑप्शंस थे आपके ए साहित्य, बी संगीत, सी सिनेमा, डी खेल। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिनेमा। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में दादा साहेब फाल्के की स्मृति में, और ये जो है वो भारतीय सिनेमा के पिता माने जाते हैं। 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें कि यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलता है उसमें स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है इंडिया एंड मोरक्को साइन डिफेंस कोऑपरेशन MOU टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 सिक्योरिटी से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत और मोरक्को में रक्षा सहयोग हुआ, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री जो है अब्देलतीफ लोदी ने द्विपक्षीय बैठक करी। कहाँ करी? रबात, मोरक्को में। और यहाँ पर ही रक्षा सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा विंग शुरू किया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि MOU की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो ये जो ज्ञापन संबंध है उससे दोनों देशों के जो संबंध है वो मजबूत देखने को मिलेंगे। साथ ही दोनों देश मिलकर जो है वो नए हथियार बनाएंगे, जिससे उत्पादन और तकनीक साझा करेंगे। सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास होगा। इसी के साथ साथ आतंकवाद से लड़ने, साइबर सुरक्षा, शांति अभियान और सैन्य चिकित्सा में साझेदारी भी देखने को मिलेगी। हिंद महासागर और अटलांटिक गलियारे में समुद्री क्षेत्रों में नौसैनिक सहयोग और सुरक्षा भी बढ़ेगी। वहीं दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ भेजे जाएंगे और सैनिकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर, यानी कि भारत अब आधुनिक हथियार, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो खुद बनाने में सक्षम है। विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार, यानी कि भारत अफ्रीकी देशों के लिए भरोसेमंद सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी छवि और मजबूत कर सकेगा। साथ ही साथ नए बाजार के अवसर, भारतीय रक्षा कंपनियों को मोरक्को जैसे देशों में अपने उपकरण और तकनीक बेचने का भी मौका मिलेगा, जिससे हमारी आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। फ्रांस एंड अदर कंट्रीज प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज टू पैलेस्टीन स्टेट एट UN, यानी कि फिलिस्तीन राज्य की मान्यता को लेकर के ये आपका टॉपिक है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन जो है वो लंबे समय से एक विवादित क्षेत्र रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा है, लेकिन राजनयिक मिशन भी है, लेकिन इसके पास न तो मान्य सीमाएं हैं और न ही इस पर कोई पूर्ण नियंत्रण है, न ही इसकी राजधानी है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दे दी है और आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस भी ऐसा कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया के लगभग 75% देश ऐसे हैं जो पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या महत्व है इसका। तो ये मान्यता जो है वो ज्यादातर प्रतीकात्मक है, यानी कि इससे जमीनी हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन यह एक मजबूत राजनीतिक और नैतिक संदेश है। इसी के साथ साथ कुछ जो देश हैं उन्होंने इस पर अपने विचार भी साझा किए हैं, जिसमें कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा और इजराइल सुरक्षा नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका का ये कहना है कि मान्यता जो है वो हमास को मजबूत कर सकती है और शांति प्रक्रिया को जटिल बना सकती है। लेकिन असल में ये जो मान्यता है वो दो राज्य समाधान को आगे बढ़ाने की कोशिश है, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है वो इसकी सीमा को लेकर के है कि 1967 से पहले की रेखाओं पर लौटना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग 6 लाख इजरायली बस्तियां अब वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बस चुकी हैं। इसी के साथ ये जो कदम है वो फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय वैधता तो देता है, लेकिन शांति का रास्ता अब भी बहुत कठिन और जटिल नजर आता है।
और अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन, सीपीसीबी। यानी कि सीपीसीबी ने अपने नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं भारतीय नदियों में प्रदूषण को लेकर के। तो ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, एक बार हम इन्हें विस्तार से देख लेते हैं। तो सीपीसीबी जो है वो 4736 स्थानों पर नदियों, झीलों, नालों, नहरों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। इसी के साथ इसमें ये कहा गया है कि स्नान हेतु अनुपयुक्त स्थानों की संख्या जो 2022 में 815 थी, अब वो घटकर 2023 में 807 हो गई है। प्रदूषित नदी खंड यानी पीआरएस जो है वो 2023 में 271 नदियों में से 296 स्थान पर है और 2022 में 279 नदियों में से 311 स्थान पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रदूषित नदी खंड क्या होता है। तो दरअसल ये होता है कि एक ही नदी में दो लगातार ऐसे स्थान जो कि दिए गए मानदंड से अधिक होते हैं, उन्हें जो है प्रदूषित नदी खंड यानी पीआरएस माना जाता है। और ये मानदंड कौन कौन से होते हैं, इनको हम एक बार आगे विस्तार से देख लेते हैं। तो बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और इसकी श्रेणियां। बीओडी क्या होती है, तो दरअसल बीओडी पानी में घुले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी जितनी कम संख्या होती है ये एक स्वस्थ नदी का संकेत देते हैं। और 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर अधिक बीओडी होता है तो वो बढ़ते प्रदूषण का संकेत देता है। अब देख लेते हैं कि अगर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है तो प्राथमिकता 1 होता है, यानी कि अत्यधिक प्रदूषित, तात्कालिक उपचार आवश्यक होता है। अगर 20 से 30 के बीच में होता है तो वो प्राथमिकता 2 के अंतर्गत आता है। 10 से 20 के बीच में होता है तो वो प्राथमिकता 3 में आता है। 6 से 10 के बीच में होता है तो वो प्राथमिकता 4 के अंदर आता है। 3 से 6 के बीच में होता है तो वो प्राथमिकता 5, यानी इसके लिए न्यूनतम उपचार आवश्यक होता है। अगर हम इस रिपोर्ट के देखें तो रिपोर्ट में कुछ सबसे प्रदूषित स्थान भी दिए गए हैं जिनका जो है वो बीओडी बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का 54 है, केरल का 31 है, मध्य प्रदेश और मणिपुर का 18 है और कर्नाटक का 14 है। वहीं अगर अब हम सबसे गंभीर प्रदूषण यानी प्राथमिकता 1 यानी कि जिनकी बीओडी 30 से ज्यादा, उनकी बात करें तो 2022 में जो है ये 45 खंड थे, लेकिन 2023 में इनकी संख्या घट करके 37 खंड हो गई है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्राथमिकता 2 और 3 की खंडों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। प्राथमिकता 4 जो है वो 72 से घटकर 45 हो गया, यानी कि इसमें कमी हुई है। इसी के साथ साथ प्राथमिकता 5 जो है वो 175 से घट के 148 हो गई है और इसमें भी कमी देखने को मिली है। हालांकि कुछ क्षेत्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी काफी प्रयास करने की जरूरत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और न्यूज है कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसे, डिजिटल सेवा में अग्रणी भूमिका के लिए ग्राम पंचायतों को। तो समझ लेते हैं कि न्यूज क्या है। तो डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा में जमीनी स्तर की पहलों को समर्पित कर एक नई श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए गए। इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सम्मेलन का शुभारंभ किया और शुरुआती भाषण दिया। देश भर में 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों के मूल्यांकन के बाद जो है वो कई पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया है और कई श्रेणियों में दिया गया है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। स्वर्ण पुरस्कार की श्रेणी में रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले जिला, महाराष्ट्र सरपंच डॉक्टर आनंदराव पावरा। रजत पुरस्कार पश्चिमी मजलेशपुर ग्राम पंचायत, पश्चिमी त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा सरपंच श्रीमती अनिता दीप दास। जूरी पुरस्कार पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला, गुजरात, सरपंच श्री प्रवीण भाई परशोत्तम भाई। जूरी पुरस्कार में सुआकाती ग्राम पंचायत, केंदुझार जिला, ओडिशा, सरपंच श्रीमती कौतुक नाइन। ये जितने भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए स्वर्ण के लिए, इसी के साथ 5 लाख रुपए रजत की वित्तीय प्रोत्साहन राशि शामिल है, जिसे नागरिक केंद्रित पहलों को मजबूत करने में पुनर्निवेशित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जितने भी पुरस्कार विजेता है पंचायतों ने, उन्होंने डिजिटल शासन, पारदर्शिता और सहभागी सेवा वितरण में नए मानक स्थापित किए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत की बात करें तो ये पूरी तरह से पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है और इसने अब तक 1027 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की है और अब ये 100% घरेलू डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करती है।
त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो नागरिक चार्टर आधारित पंचायत शासक के एक मॉडल में तब्दील हो गई है। गुजरात का पलसाना ग्राम पंचायत ने क्यूआर और यूआईपी आधारित संपत्ति कर भुगतान, ऑनलाइन शिकायत निवारण और पारदर्शी कल्याणकारी वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल गुजरात और ग्राम सुविधा जैसे पोर्टलों को एकीकृत किया और प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक नागरिकों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना दर्शाता है। वहीं ओडिशा की सुआकाटी ग्राम पंचायत ने ओडिशा वन और सेवा ओडिशा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है, जिससे नागरिकों को 24 घंटे ट्रेनिंग के साथ पहुंच मिल रही है। तो ये थी आज की न्यूज और इसी के साथ हम अपनी अगली और आज की अंतिम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है, आयुष मंत्रालय ने 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह से पहले गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तो अब जान लेते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो आज यानी 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और ये इसका 10वां संस्करण है, जिसे गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की थीम है जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। अगर उद्घाटन की बात करें तो इसमें कुछ उद्घाटन करने की बात कही गई है, जिसमें शामिल है इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ब्लड स्टोरेज यूनिट, हॉस्पिटल लीन प्रोसेसिंग केयर यूनिट। इसी के साथ साथ इसमें कुछ नए पहलों की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि देश का स्वास्थ्य परीक्षण, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आकलन का उद्घाटन किया जा रहा है। द्रव्य पोर्टल जो कि आयुष दवाओं के लिए एक डिजिटल मानदंड स्थापित करेगा। उपलब्धि प्राप्त करने वालों को एक समर्पित वेबसाइट होगी। DPITT के हस्तक्षेपों पर गाइडलाइंस भी जारी किए जाएंगे। इसी के साथ PCOS के लिए प्रबंधन दिशा निर्देश और नवाचारों का शुभारंभ किया जाएगा। अगर बात करें उद्देश्य की तो आयुर्वेद के वैज्ञानिक पक्ष, स्वास्थ्य और पर्यावरण में इसकी प्रासंगिकता तथा नवाचार को बढ़ाना है। साथ ही साथ भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को आधुनिक स्वास्थ्य तंत्र के साथ एकीकृत करना है। तो ये थी हमारी आज की सारी न्यूज। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस है A 20 सितंबर, B 21 सितंबर, C 23 सितंबर या D 20 नवंबर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ खास और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।